इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि अल्केन्स को बनाने के अलग अलग कितने तरीके हो सकते हैं। उसमें कुछ 4-5 मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सभी मेथड्स को एक एक करके डिटेल में देखा था। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स ये पढ़ना रह जाता है। तो पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन को पढ़ने से पहले हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि अल्केन्स आर जनरली लेस रिएक्टिव। क्योंकि हम लोग जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तो हमको एक बात तो पता ही है कि जब भी किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात होती है, इसका मतलब होता है कि वो कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ कैसा बिहेवियर करेगा, उसके साथ क्या वो रिएक्ट करेगा या रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करेगा तो किस टेम्परेचर पे करेगा, और अगर किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। लेकिन सबसे पहले हमें अल्केन की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए कि जनरली लेस रिएक्टिव होता है। ये कोई भी अल्केन हो वो लेस रिएक्टिव होता है, मतलब वो सबके साथ वैसे रिएक्ट नहीं करता। कुछ बहुत ही थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ बहुत ही थोड़ी से कंपाउंड्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसपे अल्केन रिएक्ट कर सकता है। अदरवाइज वो जनरली इनर्ट होता है, लेस रिएक्टिव होता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक ये कि हम सब जानते हैं कि अल्केन में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में, वो सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड एक भी नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब किसी एक मॉलिक्यूल को अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करना है या रिएक्ट करना है तो उसके लिए चाहिए कि मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स टूटें। जब तक मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे कैसे? लेकिन अल्केन्स में सभी बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और सिग्मा बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। इसीलिए ये रिएक्टिव नहीं होता है, इसके बॉन्ड्स आसानी से टूट नहीं पाते। जबकि अल्कीन्स में अगर देखेंगे या अल्काइंस में देखेंगे तो उसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो होते ही हैं लेकिन साथ में पाई बॉन्ड्स भी होते हैं। तो कम से कम पाई बॉन्ड तो टूट सकते हैं क्योंकि वो सिग्मा से वीक होते हैं। इसीलिए अल्कीन्स और अल्काइंस काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स। लेकिन अल्केन्स उतने रिएक्टिव नहीं होते। दूसरा रीज़न ये है कि अल्केन्स में जो बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो ऊपर से नॉन पोलर होते हैं। क्योंकि अल्केन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। माना कि कार्बन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट एटम्स हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, तो बॉन्ड थोड़ा सा पोलर भी होना चाहिए। ये हम सब बातें पहले समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड काफ़ी पोलर हो। हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। हम मान के चलते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है और ओवरऑल डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का जीरो हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल अल्केन का नॉन पोलर होता है। तो एक ये दूसरी वजह है जिस वजह से ये बॉन्ड इजीली टूट नहीं पाता, क्योंकि पोलर बॉन्ड्स जो हैं अगर उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि नॉन पोलर बॉन्ड्स पहली बात तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और अगर डिसॉल्व हो भी गए तो टूटेंगे नहीं। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से अल्केन्स रिएक्टिव उतने नहीं होते हैं, उनका बॉन्ड नहीं इजीली टूट पाता है। बट फिर भी कंप्लीटली इनर्ट नहीं होते हैं, कभी ना कभी रिएक्ट करते हैं, किसी न किसी कंडीशंस पर रिएक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है, वो कौन कौन सी रिएक्शंस है जो अल्केन्स शो करते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हैलोजिनेशन जैसे हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा था। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन का ऐड होना। तो अगर अल्केन मॉलिक्यूल पे हैलोजन का ऐड होना हो तो उस रिएक्शन को हैलोजिनेशन कहा जाएगा। कैसे होता है हैलोजिनेशन, अब ये देखते हैं। तो इस रिएक्शन में कहा गया है कि अल्केन्स ऑन रिएक्शन विथ हैलोजेंस लाइक Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्केन के बारे में कहा गया है कि अगर ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हैलो अल्केन्स प्रोड्यूस करते हैं। हैलोजन कौन से होने चाहिए? Cl2 एंड Br2। वैसे हैलोजन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझ के सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा है। क्यों सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन लिखा है? क्या फ्लोरीन और आयोडीन का यूज़ नहीं कर सकते? ये सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये याद रखना है कि क्लोरीन और ब्रोमीन को जनरली अगर अल्केन के साथ रिएक्ट करवाएं सनलाइट की प्रेजेंस में तो एक प्रोडक्ट बनता है हैलो अल्केन।
कैसे बनता है वहाँ पे बड़ी इजीली हम देख सकते हैं कि ये एक अल्केन मॉलिक्यूल है, इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया तो देख पा रहे हैं कि इस अल्केन में जो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर लिया है तो CH3Cl बना, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से बाहर गया वो बचे हुए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है HCl। इसका मतलब CH4 था, Cl2 मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन एटम ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे बॉन्ड बना लिया उसने, और जो हाइड्रोजन बाहर गया उसने उसके साथ बॉन्ड बनाया दूसरे क्लोरीन के साथ। तो इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन हुई। तो रिएक्शन याद रखना तो बहुत आसान है, लेकिन इस रिएक्शन में एक खासियत है। इस रिएक्शन में खासियत ये है कि रिएक्शन आगे भी करवाई जा सकती है। ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है डेफिनेटली क्लोरोमीथेन है। अगर इस क्लोरोमीथेन में फिर से क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ऐड किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट तो है ही, हम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल और ऐड करें तो हम देख सकते हैं कि क्लोरोमीथेन पे अभी भी कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो Cl2 मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन एटम फिर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह लग जाएगा और एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Cl2, क्योंकि पहले एक क्लोरीन था अब 2 क्लोरीन हो गए, पहले 3 हाइड्रोजन था एक रिप्लेस हो गया इसलिए सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचे CH2Cl2, लेकिन जो हाइड्रोजन बाहर गया है वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डेड होगा तो HCl फिर से बनेगा, तो ये CH2Cl2 बना। अब अगर हम इसी रिएक्शन को आगे फिर से कंटिन्यू करें सेम फैशन में, HNu के प्रेजेंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो फिर से एक क्लोरीन और रिप्लेस कर लेगा क्योंकि अभी भी 2 हाइड्रोजन हैं, तो CHCl3 बनता है प्लस HCl। हम समझ गए होंगे ये जो CHCl3 है ये ट्राइक्लोरोमीथेन है इसका IUPAC नेम, बट इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म हम सब जानते हैं, कई बार हम लोग इसको सुना भी होगा इसका नाम हमने, तो ये क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म में अगर फिर से एक बार देखो एक्शन करवाई जाए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एक हाइड्रोजन अभी भी लगा हुआ है, तो फिर से अगर सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एक एक्स्ट्रा Cl2 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोजन बचा हुआ भी रिप्लेस हो जाएगा और CCl4 प्लस HCl बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC नेम है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे हम रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि कार्बन पे कोई और हाइड्रोजन नहीं बचा है जो इसको रिप्लेस किया जा सके, तो रिएक्शन इस स्टेप तक करवाई जा सकती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम रिएक्शन में कहाँ तक रिएक्शन करवाना चाहते हैं। अगर हम अल्केन मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ एक Cl2 मॉलिक्यूल ऐड कराएंगे तो रिएक्शन यहीं तक होगी, अगर 2 बार ऐड करेंगे तो यहाँ तक होगी, 3 बार करेंगे तो यहाँ तक होगी, और 4 बार करेंगे तो यहाँ तक होगी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस, लेकिन हर बार रिएक्शन होगी एक ही तरीके से, तो वो तरीका हमें याद रखना है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी समझना ज़रूरी है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को अगर हम समझ लें तो कुछ और बातें इस रिएक्शन के बारे में हम समझ पाएंगे। तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि द रिएक्शन प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मतलब जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखी है, अभी तो मैंने सिर्फ रिएक्शन लिखी है कि क्या होता है। अगर हम मान लीजिए ये वाला नीचे की रिएक्शंस को भी हम छोड़ दें, अगर हम सिर्फ ये सपोज करें कि एक मॉलिक्यूल है अल्केन का और उसके साथ एक Cl2 मॉलिक्यूल को ऐड करवाया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो प्रोडक्ट ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। हम जानना चाहते हैं कि ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है ये किस मैकेनिज्म से हुआ है। जब हम मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो हम एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं। मैकेनिज्म समझने का फ़ायदा ये है कि उस रिएक्शन से रिलेटेड काफ़ी डीप चीज़ें भी हम समझ सकते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। पहली बात इसमें कही गई है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ये रिएक्शन में होती है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए हम ये डिटेल में तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले ही 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। एक तो कि फ्री रेडिकल क्या है और दूसरी चीज़ की सब्स्टिट्यूशन क्या है। हम दोनों ही चीज़ों को जानते हैं अलग अलग। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में। इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी सबस्ट्रेट में कुछ बाहर जाए, उसकी जगह कुछ नया आ जाए। मतलब बाहर से एक रिएजेंट ने सबस्ट्रेट के किसी एटम या किसी ग्रुप को हटा के उसकी जगह ले ली है, तो रिप्लेस कर दिया है, एक तरह का रिप्लेसमेंट होता है जब, तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्योंकि यहां पे बोला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो हमें समझ जाना चाहिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूशन किस चीज का हुआ है, फ्री रेडिकल का। मतलब सबस्ट्रेट पे एक फ्री रेडिकल ने अटैक किया होगा, उस फ्री रेडिकल ने उस सबस्ट्रेट पे से एक फ्री रेडिकल को हटा करके खुद लग गया होगा। तो फ्री रेडिकल ने एक फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। अब वो कैसे हुआ उसको हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहली बात, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स।
मतलब ओवरऑल रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। याद रखें, मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3 Cl प्लस HCl, इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये तो फिर अलग बात है कि बार बार हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो रिएक्शन बार बार रिपीट होगी, हर बार मैकेनिज्म तो वही होगा, यानी हर बार 3-3 स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे। तो मतलब इस रिएक्शन के होने में 3 स्टेप्स लगते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से लगते हैं? तो पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब ये इनिशिएट करने से निकला है। इनिशिएशन का मतलब रिएक्शन जस्ट शुरू होना। तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन शुरू कैसे होती है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ शुरू नहीं होगी तब तक कंप्लीट कैसे होगी। तो इनिशिएशन कैसे होता है, इसके लिए हमें याद रखना है। अब इसको सिर्फ समझते चलेंगे, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि इस रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, अल्केन के साथ हैलोजन मॉलिक्यूल होना चाहिए और सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर कि सनलाइट के लिए मैंने नीचे Hν लिखा है। हम लोग जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से कि लाइट के अंदर फोटोन्स होते हैं और हर फोटोन के पास Hν एनर्जी होती है। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो एक फोटोन के पास Hν जितनी एनर्जी होती है और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो सनलाइट का यहां पर रोल यही होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी प्रोवाइड करने से रिएक्शन कैसे होती है वो स्टेप 1 में हमें समझ में आएगा। तो हम जो यहां पर Cl2 लेते हैं या फिर Br2 लेते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है कोवेलेंट। क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस है, यानी हमें सनलाइट से एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी मिलने की वजह से क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है और यहां होमोलिटिक क्लीवेज होती है, यानी इस तरीके से बॉन्ड टूटता है। क्योंकि दोनों क्लोरीन एटम है तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और बॉन्ड टूट जाएगा। शेयरिंग बंद हो गई, शेयरिंग खत्म हो गई। तो शेयरिंग जब खत्म हो गई तो हमारे पास क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल मिलेगा और दूसरा फ्री रेडिकल भी क्लोरीन का मिलेगा। इसको फ्री रेडिकल कहते हैं, हम लोग ये सब जानते हैं। तो इस तरीके से सनलाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड का क्लीवेज होता है और हमको ये फ्री रेडिकल मिलता है। जब भी इस तरह से होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो फ्री रेडिकल्स ही फॉर्म होंगे। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन यहां से शुरू होती है। एक बार सनलाइट ने बॉन्ड को तोड़ा, 2 फ्री रेडिकल बने, अब ये रिएक्शन आगे कंप्लीट हो जाएगी। कैसे कैसे वो देखते हैं बाकी के 2 स्टेप्स में। अब देखते हैं कि स्टेप 2 कैसे होता है। तो स्टेप 2 का नाम रखा गया है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब आगे बढ़ना। कैसे रिएक्शन शुरू होने के बाद, इनिशिएट होने के बाद आगे बढ़ती है। तो इस स्टेप 2 में क्या होता है देखते हैं। स्टेप 1 में हमें पता है कि 2 फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए थे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के टूटने के बाद। तो दोनों फ्री रेडिकल को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है। दोनों फ्री रेडिकल क्या करते हैं, फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है। फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है और बड़ी जल्दी स्टेबल होना चाहता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो जल्दी से बॉन्ड बनाना चाहेगा किसी के साथ, ताकि अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर सके और स्टेबलाइज हो सके। अभी तो स्टेबल नहीं है, इसलिए फ्री रेडिकल फॉर्म होते ही तुरंत रिएक्ट करते हैं। और फ्री रेडिकल जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतनी जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस फॉर्म में तो बहुत स्टेबल है नहीं, तो जल्दी से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि रिएक्शन मतलब वो स्टेबलाइज हो सके। अगर फ्री रेडिकल इस फॉर्म में थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया तो फिर रिएक्शन तब भी करेगा, क्योंकि परमानेंटली स्टेबल तो नहीं है, बट फिर भी रिएक्शन करेगा तो थोड़ा स्लो स्पीड से भी कर सकता है। मतलब ये वही वाली बात है कि कोई जितना परेशान होगा वो उतनी जल्दी स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो उतना जल्दी रिएक्ट करेगा। खैर, तो ये बात तो हम लोग आगे काम आएगा, हमको इस बात के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये बात देखते हैं कि जो 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल फॉर्म्स हुए हैं, दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल, उस कंटेनर में हमने अल्केन मॉलिक्यूल्स लिए हैं। जैसे मैंने शुरू में मीथेन मॉलिक्यूल लिया हुआ था एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर मीथेन मॉलिक्यूल्स होंगे। तो दोनों क्लोरीन रेडिकल मीथेन मॉलिक्यूल्स पे अटैक कर देते हैं। एक फ्री रेडिकल इस पे अटैक कर देता है। किस वजह से अटैक करता है? क्योंकि ये अनस्टेबल है। हो सकता है इस पे अटैक करने की वजह से ये स्टेबल हो जाए। कैसे स्टेबल होगा, इसके लिए एक बात ध्यान रखनी चाहिए। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ ही बॉन्ड बना पाता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई ऐसा फ्री रेडिकल ही हो जिसपे भी एक इलेक्ट्रॉन हो, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएंगे। कोई ऐसा रिएजेंट हो या कोई ऐसा एटम हो जिसपे खुद इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो क्या फ्री रेडिकल उसके साथ बॉन्ड बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा एटम या रिएजेंट हो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, तब भी फ्री रेडिकल उसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि वो बहुत अपने इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। फ्री रेडिकल को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए चाहिए। तो ये बात हमें सबको याद रखनी है हमेशा के लिए कि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। तो क्या करता है, ये फ्री रेडिकल इस पे अटैक करता है और इस CH4 मॉलिक्यूल में से एक फ्री रेडिकल तोड़ के निकाल लेता है।
इसको समझाने के लिए मैं नीचे एक डायग्राम से या बल्कि एक पूरा स्कीम से समझाता हूं कि जैसे ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, CH4 पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं सिग्मा बॉन्ड में, 4 सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इन चारों में से किसी भी बॉन्ड पे अटैक करेगा। अटैक करने की वजह से वो बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। इस तरीके से इसलिए टूटा है क्योंकि क्लोरीन को एक फ्री रेडिकल चाहिए। तो जब तक बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगी तब तक तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस नहीं होंगे, इसीलिए बॉन्ड इस तरीके से डिसोसिएट होगा। इस तरीके से डिसोसिएट होगा तो हम सब देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनेगा एक, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल चला जाएगा। तो सिचुएशन क्या होगी, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा तो बनते ही उस पर क्लोरीन अटैक कर देगा और बॉन्ड बना लेगा। तो एक तो HCl बनेगा। बच क्या गया, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये CH3 फ्री रेडिकल, ये खुद एक फ्री रेडिकल बन गया। अब तो इस मीथेन मॉलिक्यूल पे इस रेडिकल ने अटैक कर दिया, उसमें से एक फ्री रेडिकल निकाल के खुद तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन उस मॉलिक्यूल को एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करके छोड़ दिया। अब बेचारा ये अनस्टेबल हो गया। ऐसा ही ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल भी करेगा, ये इस पे अटैक करेगा इस तरीके से, तो इसका भी फ्री रेडिकल बन गया और HCl बन गया। अब आगे क्या होगा, अब तो ये फ्री रेडिकल तो अनस्टेबल है। तो प्रोपगेशन इस रिएक्शन का इस स्टेप का नाम ही है। इस स्टेप में आगे क्या होता है कि ये जो दोनों स्टेप में फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए हैं, ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि कंटेनर में तो अभी बहुत सारे Cl2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बहुत सारे Cl2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये फ्री रेडिकल इन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पे अटैक कर देंगे, क्योंकि कंटेनर में हमने Cl2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं क्लोरीन के भी और बहुत सारे मीथेन के भी। तो जो मीथेन के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं ये फिर अब इस क्लोरीन फ्री रेडिकल पे अटैक करेंगे, इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, उसमें भी फिर से होमोलिटिक क्लीवेज हुई है क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, एक फ्री रेडिकल के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, तो क्लोरीन क्लोरीन में फिर से फ्री रेडिकल हो जाएगा, बन जाएगा ये, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बनेगा CH3Cl। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक Cl तो इसके साथ चला गया, एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का फिर प्रोड्यूस हो गया। ऐसा ही नीचे भी होगा, CH3Cl फिर एक क्लोरीन फ्री रेडिकल का प्रोड्यूस हो गया। अब अगर कंटेनर में और मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर उन दोनों मीथेन मॉलिक्यूल्स पे अटैक कर देंगे और ऐसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी। क्या ये रिएक्शन फिर से वही वाली नहीं आ गई जो एकदम शुरू में हमने की थी और ये बने थे, तो बिल्कुल यहां पे फिर से वही होगा और फिर से मिथाइल का फ्री रेडिकल बनेगा और HCl बन जाएगा। अब अगर कंटेनर में फिर से और Cl2 मॉलिक्यूल्स हुए तो ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल पे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पे अटैक कर देंगे और फिर से CH3Cl और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात अब हम समझ चुके होंगे क्या पैटर्न चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में जब तक कंटेनर में CH4 और Cl2 होंगे ये चेन रिएक्शन चलती रहेगी। एक रिएक्शन से एक फ्री रेडिकल बनेगा, फिर वो अगले वाले रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा, फिर उससे एक नया फ्री रेडिकल बनेगा, फिर वो प्रोसीड करवाएगा एंड सो ऑन। ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो क्या कभी रिएक्शन रुकेगी नहीं? बिल्कुल रुकेगी। हम लोग तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कैसे रुकेगी। सपोज करते हैं कि जैसे 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल थे, इन्होंने दोनों मीथेन पे अटैक कर दिया तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए और HCl बन गए। अब इन दोनों फ्री रेडिकल ने क्या किया, अनस्टेबल थे तो हम लोग देख चुके हैं कि दोनों फ्री रेडिकल ने क्लोरीन पे अटैक कर दिया और ये CH3Cl बन गया और 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। सपोज करो कि अब कंटेनर के अंदर मीथेन मॉलिक्यूल खत्म हो गए, तो जैसे हम लोग नीचे ये दिखा रहे हैं कि ये दोबारा फिर से मीथेन पे अटैक करते हैं। मान लो कि मीथेन अब है ही नहीं कंटेनर में, ये गायब है ही नहीं, तो दोनों फ्री रेडिकल के पास क्या ऑप्शन है, अब अटैक करने के लिए तो कोई और मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या आगे हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तब ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में ही कंबाइन हो जाएंगे। उसी लिए हम लोग इसको कहते हैं वो लास्ट स्टेप होगा, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप को कहा जाता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है खत्म होना। तो जैसे मैंने वहां कहा कि मान लो कि 2 फ्री रेडिकल बन तो गए ऊपर वाले स्टेप में, यहां पे 2 फ्री रेडिकल, लेकिन अब इन दोनों फ्री रेडिकल के लिए जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं कि CH4 के साथ ये दोनों अलग अलग CH4 पे अटैक करके फिर से इस तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर कंटेनर में मीथेन मॉलिक्यूल्स ही अब खत्म हो गए हैं तो क्या ये दोनों फ्री रेडिकल के लिए कुछ है जिनके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उस केस में क्या सिचुएशन बनता है, स्टेबल तो होना है दोनों को, कोई और है नहीं, तो फिर आपस में ही कंबाइन करके दोनों फ्री रेडिकल क्या बन जाएंगे, Cl2। या फिर ये भी हो सकता है रिएक्शन जरूरी ऐसा नहीं है कि इस स्टेप पे आके रुके, हो सकता है कि ये दोनों रिएक्ट कर लें
दोनों मीथेन मॉलिक्यूल थे, इन्होंने फ्री रेडिकल्स बनाए और HCl बनाए। अब इन दोनों फ्री रेडिकल के लिए बाकी जो Cl2 मैंने नेक्स्ट स्टेप में दिखाया है वो है ही नहीं। सपोज करो कि एक थोड़ी देर बाद कंटेनर में Cl2 मॉलिक्यूल्स खत्म हो गए और ये दो बच गए, ये दो फ्री रेडिकल्स बच गए और क्लोरीन मॉलिक्यूल सब खत्म हो चुके हैं। तो क्या ये इस तरीके से अटैक कर पाएंगे क्लोरीन पे? बिल्कुल नहीं। अब ये दोनों फ्री रेडिकल हैं तो कहाँ जाएंगे? इन पे तो अटैक करने के लिए क्लोरीन बचा नहीं कंटेनर में। तो ये भी हो सकता है कि अगर मान लो किसी स्टेप पे दो मिथाइल फ्री रेडिकल तो प्रोड्यूस हो गए लेकिन क्लोरीन बचा नहीं अब, तो फिर ये आपस में ही कंबाइन करना पड़ेगा इनको। तो इस केस में क्या बनेगा? CH3 दोनों कंबाइन कर जाएंगे, खत्म कहानी। आगे कोई फ्री रेडिकल है नहीं तो रिएक्शन आगे तो वैसे भी प्रोसीड नहीं करेगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंटेनर में एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बच जाए और एक मिथाइल फ्री रेडिकल बच जाए, तो उसके और कुछ बचे ना। तो इस केस में तो और आसान है, अगर एक मिथाइल फ्री रेडिकल बच जाए और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बच जाए तो दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और क्या बन जाएगा? CH3Cl। फिर दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करके कोई और नया फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ नहीं तो आगे रिएक्शंस प्रोसीड करेगी नहीं। यानी इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से फाइनली एंड में एक सिचुएशन आएगी कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, फर्दर प्रोसीड होना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए ओवरऑल रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। आई होप इन बातों को हम लोग समझ गए होंगे। अगर दोबारा समझना है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा शुरू से देख के समझा जा सकता है। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझ लेने से हमें इस रिएक्शन के बारे में कुछ और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता चलेंगी। तो अब हमने मैकेनिज्म तो पूरी समझ ली है, अब देखते हैं वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्या हमें समझ में आ सकती हैं, क्या हमें समझना है वो देखते हैं। अब हमारे सामने ये 4 केमिकल रिएक्शंस हैं, चारों ही हैलोजिनेशन की रिएक्शन है। चारों रिएक्शन में हम देखें तो सब में हमने अल्केन सेम लिया है, सब में मीथेन ले लिया है, लेकिन हैलोजन हम सब में चेंज कर रहे हैं। 4 हैलोजन होते हैं हमारे पास, तो एक बार मैंने फ्लोरीनेशन किया, एक बार क्लोरीनेशन, एक बार ब्रोमिनेशन और एक बार आयोडीनेशन, और सब में प्रोडक्ट जैसा बनना चाहिए। हम देख सकते हैं कि जब फ्लोरीनेशन होगा तो एक फ्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और इस तरह से रिएक्शन होगी, क्लोरीन में क्लोरीन, ब्रोमीन में ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन रिप्लेस करेगा। लेकिन ये चारों में से कोई भी रिएक्शन हो, ये 3 स्टेप्स में होती है। हमने अभी अभी मैकेनिज्म में देखा है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। चाहे फ्लोरीनेशन के साथ करवाएं, चाहे क्लोरीनेशन के साथ करवाएं, चाहे ब्रोमीन के साथ, चाहे आयोडीन के साथ, कभी भी 3 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये चारों रिएक्शन में सबसे फास्ट कौन सी रिएक्शन होगी और सबसे स्लो कौन सी रिएक्शन होगी? क्या फोर्थ वाली सबसे फास्ट होगी या फर्स्ट वाली सबसे फास्ट होगी? और फिर सबसे स्लो कौन होगी और क्यों ऐसा होगा? अगर कोई रिएक्शन हम फास्ट कहते हैं कि ये फास्टेस्ट है इन चारों में, तो क्यों वो फास्टेस्ट है, और स्लोएस्ट है तो क्यों स्लोएस्ट है, ये भी हम जानना चाहेंगे। इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करते हैं जो अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा है उसके बेस पे। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इन चारों में फास्टेस्ट कौन सी है। तो इन चारों में जो फास्टेस्ट रिएक्शन है, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन फास्टेस्ट है, उससे स्लो क्लोरीन, उससे स्लो ब्रोमीन वाली रिएक्शन और सबसे स्लो आयोडीन वाली रिएक्शन, यानी कि ये स्लोएस्ट है आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन फास्टेस्ट है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों? उसके पीछे का बड़ा एक छोटा सा रीजन है। हम लोग जानते हैं कि चाहे फ्लोरीनेशन हो, चाहे क्लोरीनेशन, चाहे ब्रोमिनेशन, चाहे आयोडीनेशन, सभी रिएक्शन को 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। उसमें जो सेकेंड स्टेप है, प्रोपगेशन का स्टेप, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि चाहे फर्स्ट स्टेप हो किसी भी केस में, फ्लोरीनेशन होगा तो फ्लोरीन फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे, क्लोरीनेशन में क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे सनलाइट की प्रेजेंस में जब वो टूटेंगे, तो ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन एंड आयोडीनेशन में आयोडीन। ये बात हम जानते हैं। लेकिन काम इसके बाद सेकेंड स्टेप में ये होता है, इसको पहले हम लिख लेते हैं इस तरह से। तो ये हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से टूटेंगे बॉन्ड्स सनलाइट की प्रेजेंस में, ये भी टूटता है, ये भी टूटता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और सब सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाते हैं और इस तरीके से फ्री रेडिकल है। फिर हमको पता है कि सेकेंड स्टेप में क्या होता था, सेकेंड स्टेप में फ्री रेडिकल का अटैक होता था, जैसे कि हम देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में फ्री रेडिकल अटैक करता था। और थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी कि फ्री रेडिकल जितना अनस्टेबल होगा वो उतनी जल्दी अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है, वो उस फॉर्म में नहीं रहना चाहता, वो तुरंत अटैक करके स्टेबल होना चाहता है। इसीलिए फ्री रेडिकल जितना अनस्टेबल होगा वो उतनी जल्दी अटैक करेगा, और फ्री रेडिकल अगर ज्यादा स्टेबल हुआ तो उसको उतनी जल्दी नहीं होगी अटैक करने की।
मुझे लगता है कि ये बात हम सब समझ सकते हैं। ठीक यहां पर वही होता है। फ्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये इन चारों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये अल्केन मॉलिक्यूल पे बहुत जल्दी अटैक करता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक करता है। क्लोरीन फ्लोरीन से थोड़ा सा स्टेबल होता है, इसीलिए उतनी जल्दी नहीं होती जितनी कि फ्लोरीन को होती है। ब्रोमीन उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये उतने अच्छे से अटैक मतलब नहीं करता जितने जल्दी क्लोरीन करता है। और आयोडीन इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसको सबसे कम जल्दी होती है अटैक करने की। इसी वजह से आयोडीनेशन सबसे स्लो होता है, क्योंकि अटैक ही जल्दी नहीं करता। ब्रोमिनेशन उससे थोड़ा फास्ट, क्योंकि ये उससे थोड़ा जल्दी अटैक करता है। क्लोरीनेशन उससे फास्ट, और फ्लोरीनेशन सबसे फास्ट, क्योंकि फ्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो हाईली अनस्टेबल है, तो इस फॉर्म में ये रहना ही नहीं चाहता, ये तुरंत अटैक कर देता है। लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यों है, फ्लोरीन का फ्री रेडिकल, और आयोडीन का सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? तो इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। हम सब जानते हैं कि फ्लोरीन एटम का साइज काफी स्मॉल होता है, और इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी हाई होती है। तो एक फ्लोरीन एटम यहां पर फ्री रेडिकल की फॉर्म में रहे, एक इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, अगर वो ही उसके पास ही अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो वो कितना अनस्टेबल होगा। एक ऐसा एटम जो दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो ये कितनी अनस्टेबल करने वाली बात है। इसका मतलब फ्लोरीन तो सब बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये तो इस फॉर्म में रह ही नहीं पाएगा, ये तो तुरंत अटैक करके किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा। जबकि आयोडीन इनमें सबसे वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको इतनी जल्दबाजी भी नहीं होगी, इसको इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन किसी से खींच भी नहीं पाएगा, इसीलिए ऊपर से इसका साइज बड़ा है, तो उससे इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो एक ये रीजन है, इसीलिए हम जब भी फ्लोरीनेशन करवाएंगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बल्कि इतनी फास्ट होती है कि इस रिएक्शन को करवाना सेफ नहीं होता है। इसीलिए हम सबको याद होगा, थोड़ी देर पहले जब मैं लिख रहा था, रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहा था, तो उस टाइम मैंने सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन लिया था, मैंने फ्लोरीन और आयोडीन जानबूझ के नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि फ्लोरीनेशन करवाना सेफ नहीं है, ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि इसको नहीं करवाया जाता है, क्योंकि इतना हाईली रिएक्टिव है, रिएक्शन करते ही बहुत वायलेंटली रिएक्शन होती है, एक्सप्लोजन तक हो सकता है। और आयोडीन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो इतना स्लो रिएक्टिव है कि रिएक्शन होती ही नहीं है, लगभग बहुत धीरे धीरे होती है, तो हमको कोई एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन की थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अपने आप रिएक्शन बहुत स्लो होती है, इसीलिए न ये हमारे काम का है न ये हमारे काम का है। ये दोनों मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2, फिर Cl2, फिर Br2 एंड फिर I2। आई होप ये रीजन क्लियर हो गया होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, इस बात को समझ गए हम लोग। एक बात और समझने वाली है, उसको समझने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करके इस रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। यहां पर हमने अल्केन थोड़ा चेंज किया है, इस बार मीथेन ना लेके प्रोपेन लिया है। इसमें 3 कार्बन है और अल्केन है, तो इसमें भी हैलोजिनेशन हो सकता है, बिल्कुल होगा। इसमें कैसे होगा? लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन पहले टूटेगा, रिएक्शन तो अभी भी 3 स्टेप में होगी, क्योंकि हैलोजिनेशन चाहे किसी का भी हो 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इसमें भी इनिशिएशन होगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तो क्लोरीन का जब फ्री रेडिकल फॉर्म होगा तो मैं वो लिख देता हूं, क्लोरीन का फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि वो फ्री रेडिकल अल्केन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, उसमें से एक फ्री रेडिकल निकालने के लिए, ताकि खुद को स्टेबलाइज कर सके। तो ये क्लोरीन इस अल्केन पे अटैक करेगा, जो हमने ऊपर अल्केन लिया था प्रोपेन। लेकिन इस क्लोरीन के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो या तो इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, या फिर ये क्लोरीन इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है। एक एक करके देखते हैं दोनों कार्बन में से अटैक करने से क्या सिचुएशन बनती है। अगर इस क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया तो यहां का हाइड्रोजन टूट के ले जाएगा, वो तोड़ के ले जाएगा। तो उस केस में क्या बनेगा? एक तो HCl बनेगा ही, प्लस जब यहां का कार्बन तोड़ के हाइड्रोजन तोड़ के ले जाएगा तो इस कार्बन पे भी एक फ्री रेडिकल बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां CH2 बचा रह जाएगा, एक कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, और बाकी तो CH2 CH3 है ही। तो ये वाला फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। लेकिन ये क्लोरीन इस वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। जब इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां का हाइड्रोजन तोड़ के ले जाएगा, तो उस केस में फिर HCl बनेगा। लेकिन फ्री रेडिकल इस बार थोड़ा दूसरे तरह का बनेगा, क्योंकि बीच वाले कार्बन पर अटैक हुआ है तो यहां पर एक हाइड्रोजन बचा रह जाएगा और फ्री रेडिकल भी इसी कार्बन पे होगा, और ये CH3 है, इस पे ये वाला फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। अब है तो क्लोरीन एक ही,
या तो वो इस पे अटैक कर सकता है फ्री रेडिकल, या तो इस वाले पे अटैक कर सकता है। तो क्या लगता है ज्यादा चांसेस अटैक करने के कौन से कार्बन पे है, इस पे या इस पे? इस पे अटैक करे तो वो वही बात होगी जैसा कि इस पे अटैक किया है, वो दोनों एक ही जैसा है, क्योंकि ये भी टर्मिनल है ये भी टर्मिनल है, इन दोनों में कोई खास अंतर है नहीं, घुमा के देखेंगे तो वही सेम ही रहेगा। तो इसीलिए इस पे या इस पे दो ऑप्शन ही अवेलेबल हैं इसके पास, लेकिन अटैक तो किसी एक टाइम पे एक पे ही कर सकता है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, ज्यादा चांसेस किस पे अटैक करने के हैं? अगर इस पे अटैक करता है तो ये बनता है, और इस पे बीच वाले पे अटैक करता है तो ये वाला बनता है। तो ज्यादा चांसेस किसके हैं ये डिपेंड करेगा कि अटैक करने के बाद जो बनता है वो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर ये बनता है फ्री रेडिकल तो हम देखते हैं कार्बन का फ्री रेडिकल है, ये कार्बन अनस्टेबल हो गया क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये कार्बन अनस्टेबल है। लेकिन ये कार्बन एक बगल में एक और कार्बन से बॉन्डेड है, और बगल वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, हम सब समझ सकते हैं। प्लस आई इफेक्ट से इस कार्बन को थोड़े से इलेक्ट्रॉन, कम से कम पूरी तरह से नहीं लेकिन पार्शियली तो गेन होंगे। ये वही वाली बात है कि कोई प्यासा है उसको थोड़ा सा पानी की कहीं से झलक दिख रही है, थोड़ा सा पानी इसको इधर से मिल रहा है साइड वाइज, तो ये थोड़ा सा तो खुश होगा, थोड़ा सा तो स्टेबलाइज होगा, तो ये कार्बन स्टेबलाइज होगा थोड़ा सा। लेकिन अगर ऐसा करके देखें तब तो ये कार्बन और ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि प्यासा तो ये भी है, लेकिन इसको इधर से भी पानी मिल रहा है और इधर से भी पानी मिल रहा है, कहने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की प्यास है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन इधर से भी मिल सकता है और इधर से भी मिल सकता है। अगर उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन से प्लस आई हो सकता था तो इसमें दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट हो सकता है, और दोनों तरफ से प्लस आई होगा तो ये ऊपर वाले सिचुएशन से तो ज़्यादा ही स्टेबल फॉर्म है। तो क्या लगता है फिर ज़्यादा कौन बनना चाहिए? ऑब्वियसली नीचे वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा इजीली फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, उसको बनने में बड़ी दिक्कत होगी। इसका मतलब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, इसकी टेंडेंसी अटैक करने की ज़्यादा किस पे होगी? बीच वाले पे, क्योंकि इस पे अटैक करने से ये बनता है, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए इस पूरी रिएक्शन में ये वाला फ्री रेडिकल फॉर्म होगा ज़्यादा अमाउंट में। वो बाय चांस कभी गलती से फॉर्म हो गया तो हो गया, बट मेनली ये बनेगा। और एक बार ये बन जाए तो फिर हम जानते हैं कि फर्दर दूसरा फ्री रेडिकल जब इस पे अटैक करता है, जब ये अटैक करता है किसी क्लोरीन पे, तो उसका फ्री रेडिकल तोड़ के अपने पर लगा लेता है और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH Cl CH3। अगर वो बनेगा तो वो भी बन सकता है, लेकिन वो बहुत कम बनेगा, तो वो भी हम बना देते हैं, हमको पता है, लेकिन वो बहुत कम बनेगा, तो ये भी बन सकता है। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल ये प्रोडक्ट भी बन सकता है और ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन जो ये वाला है प्रोडक्ट ऊपर वाला, ये मेजर होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया क्यों मेजर होगा, क्योंकि इसका फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेगा, फ्री रेडिकल जिसका ज़्यादा बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी उसी का ज़्यादा बनेगा। इसका कम, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत कम अमाउंट में, 2-3% अमाउंट में बनेगा, वो 90 to 95 to 98% लगभग ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो इसीलिए इसको मेजर ये ज़्यादा बनेगा, और ये बहुत थोड़ा बनेगा इसलिए माइनर। तो अगर हमसे कोई पूछे कि मेजर प्रोडक्ट क्या है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये है। मुझे लगता है कि अगर इस रिएक्शन को हम समझ गए हैं तो अगर एक मैं क्वेश्चन दूं कि एक और मॉलिक्यूल अगर हम करवा के देखें और अगर मैं वहां से पूछूं कि किस पे अटैक होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो हम आंसर बड़ी इजीली बता पाएंगे। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये इस पे भी हम क्लोरीनेशन करवाना चाहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर से वही वाली बात, क्लोरीन अटैक करेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल या तो इस पे या फिर इस पे या फिर इस पे, इस पे या फिर इस पे। हम ध्यान से देखें तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन पीछे से सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन को देखें या इस कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को देखें तो ये 2 डिग्री कहलाएंगे, क्योंकि ये कार्बन इधर से भी कार्बन से बॉन्डेड है और इधर से भी कार्बन से बॉन्डेड है, यानी कि दो तरफ से कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये 2 डिग्री, इसे सेकेंडरी कहते हैं, और 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं। बीच वाले इस कार्बन को देखें तो ये इधर से कार्बन से, इधर से कार्बन से और इधर से कार्बन से, ये 3 डिग्री हो गया। फिर से इसको देखें तो ये फिर से 1 डिग्री है और ऊपर वाला भी 1 डिग्री है। तो अब इस क्लोरीन को अटैक करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस पे होगी? अगर हम ऊपर वाले चीज़ समझ चुके हैं तो यहाँ पर बड़ी इजीली बता पाएंगे कि ये 3 डिग्री कार्बन पे अटैक सबसे इजीली क्लोरीन करेगा, क्योंकि जब क्लोरीन 3 डिग्री कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को खींच के निकाल लेगा, तो फ्री रेडिकल इस कार्बन पे बनेगा और उस कार्बन का फ्री रेडिकल इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तीनों डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। जबकि 2 डिग्री पे सिर्फ दो तरफ से होगा तो उतना स्टेबलाइज नहीं होगा, इसलिए 3 डिग्री के बाद उसकी टेंडेंसी होगी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की होगी और उससे कम 1 डिग्री की होगी। इसीलिए इस केस में जो अगर हमसे कोई पूछे कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन में, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लोग हम लोग बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा, CH2 CH3।
हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ पे अटैक हुआ, हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह Cl आ गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इस केस में मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। यानी कि हम लोगों को अगर अल्केन्स में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के मामले में इस केस में कि 3 डिग्री कार्बन पे या 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे इजीली रिप्लेस होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये ऑर्डर याद रखा जा सकता है फॉर अल्केन्स। तो हैलोजन के लिए ऑर्डर ये है और अल्केन्स के लिए ऑर्डर 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री है। क्या इस रिएक्शन के बारे में ये दो बातें हमें समझ में आ गई हैं अच्छे से? यही बात है जो हमें मैकेनिज्म पढ़ने के बाद ही अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। इसीलिए मैकेनिज्म का पढ़ना ज़रूरी था और हमने ये अल्केन की एक सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी को समझ लिया। इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बच जाती हैं अल्केन की, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और क्लास 11th में CBSE लेवल पे इतना जानना हमारे लिए सफिशिएंट होगा। So thank you for this video and wait for the next one.